उसके बाद ऑडिटिंग, और उसके बाद FM एंड SM। तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये शुरू करने से पहले कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या, जैसे आप सभी बच्चे फाउंडेशन करके आ चुके हो, अब आप रिलेट करोगे। क्या मैं कह सकता हूँ फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट थे जो तंग करते थे, एक लॉ और एक मैथ्स, ऐसा था। ठीक है, आपने रिलेट करा होगा कि भाई लॉ में भी कई बच्चों का प्रेजेंटेशन में दिक्कत थी, और मैथ्स अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता था, और वैसे भी ये दो सब्जेक्ट आपको तंग करते थे। इको और अकाउंट्स ठीक था, जिसमें आपको स्कोर करके अपना एग्रीगेट बनता था। सिमिलरली आपको डे वन पे ही बच्चे में स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। इंटरमीडिएट में आपका जो ग्रुप वन है, उसमें जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। इसमें से ये जो टैक्स है ना बच्चे, ये इंटरेस्टिंग बहुत है, पर ये वास्ट बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? तो जैसे कि आपको मैथ्स और लॉ अगर पहले से आपने रियलाइज करा होता तो और कंट्रोल होते हैं लाइफ में फाउंडेशन, तो अगर आप टैक्स को फर्स्ट डे से ही कंट्रोल करोगे ना, तो बहुत सही है। नहीं तो ये सब्जेक्ट तंग करने वाला है। ठीक है बच्चे। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में कॉस्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है भाई, बहुत स्कोरिंग है, और ऊपर अकाउंट्स भी स्कोरिंग है, लॉ में भी बच्चों के ठीक आ जाते हैं। ये फाउंडेशन में लॉ ज्यादा तंग करता है, इंटरमीडिएट का लॉ चले मतलब आ जाते हैं 60 तक आ जाते हैं, तो वो आपको वैसा नहीं करना। ठीक है बच्चे। देन कॉस्ट, उसके बाद कौन सा बच्चे, ऑडिटिंग। ग्रुप टू के अंदर देखा जाता है कि बच्चों का ऑडिट के अंदर काफी थोड़ा डर बैठा होता है कि सर ये कैसे होगा, क्या चीज। समझ रहे हो? एंड FMSM सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं सबसे छोटा सब्जेक्ट क्वांटिटी लेवल पे FMSM है। ठीक है। लेकिन अब सर कौन से पेपर में 60+ की स्ट्रैटेजी होती है, 60 70, इनफैक्ट अब तो बच्चों के 80 भी आ रहे होते हैं। ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप समझते हो बच्चे, एग्जेम्पशन होता है कि किसी में अगर 60 आ गए तो पेपर देना ही नहीं है, चाहे क्लियर हो या ना हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अकाउंट्स डेफिनेटली 60+ वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। लॉ डेफिनेटली है, लॉ का फिर भी थोड़ा सा कम बोलूंगा, बट आते हैं बच्चों। ठीक है। कॉस्ट तो 100%। और आपका चौथा कौन सा है भाई, FMS। मैं ये सारी बातें आपके साथ पहले इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले आप कंटेंट के अंदर घुसो, आपको स्ट्रेटेजी समझ आ जानी चाहिए कि भाई किस चीज को कितनी इज्जत देनी है। हर पेपर को इज्जत देनी पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सामने सामने के केसेस हैं। ठीक है। बच्चों के, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते हो उसमें आपको ज्यादा नंबर दिखेंगे, और अगर कोई इजी को भी आप कम कर दोगे तो उसे बच्चे का क्लियर भी नहीं होता। सो ऑब्वियसली वी हैव टू कंसिडर द बैलेंस स्टडी, एज वेल एज एक जो बेसिक लेवल पे स्टडी हो तो करनी ही करनी है, और कुछ को बेटे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी लेगा, टैक्स लेगा। ठीक है बच्चे। मैं कोई डरा नहीं रहा, लेकिन अगर हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चे को सारी बातें बतानी है, तो अगर मैं नहीं बताऊंगा और आपको बोलूंगा सब सही है, 6 महीने बाद तो सामने आएगा ना सब्जेक्ट तुम्हारे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि भाई इसको मुझे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है बच्चे। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा, आपको क्लासेस में एकदम लगेगा सर ये तो एकदम प्रैक्टिकल हमारे आसपास जो चल रहा है वही है। लेकिन आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं जो पढ़ाता हूँ ना बच्चे, वो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ आपको, दैट इज अकाउंट्स एंड टैक्स। ठीक है बच्चे। अकाउंट्स इज चिल, मैं आपको अननेसेसरी नहीं डराऊंगा, अकाउंट्स हो जाता है भाई, समझ रहे हो? लेकिन टैक्स में आपको कंटिन्यूस करना। ठीक है बच्चे। चलिए। तो सर अच्छा, और एक दो चीजें, क्या MCQs आते हैं बच्चों? MCQs होते हैं 30 मार्क्स के हर पेपर में MCQ। ठीक है। सो दैट लीड्स टू, मतलब स्कोरिंग हो जाता है भाई। और ये MCQ वो वाले नहीं होंगे आपके एक एक लाइनर की केस स्टडी बनकर आएगी, एक पूरे पेज पे केस स्टडी होगी, और पीछे 4 पॉइंट दे रखे होंगे, तो केस स्टडी का भी लेवल होगा। ठीक है। वो प्रैक्टिस करेंगे, 30 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है सारी चीजें, बट यस, जिसके MCQ सही भाई वो 50 तो पूरे आराम से आ जाते हैं उसके, 100 में से 50। अगर तुम्हें 20 22 25 आ जाते हैं बच्चों के बेटे। ठीक है, तो आराम से हो जाते हैं। सो टेक्निकली MCQ, इफ आई से बच्चे, फॉर ईच सब्जेक्ट 30 मार्क्स के MCQs है। एंड क्या लगता है, नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो बैलेंस है बच्चे, वो जो 70 मार्क्स का होगा, वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव।
कहिए, क्लियर है? कोई ऐसा दिमाग में कोई ऐसा डाउट चल रहा है बच्चों के? पढ़ाई तो बेटे एक बार शुरू होगी तो स्टार्ट हो ही जाएगी, आज से ही हो जाएगी। पर कुछ मतलब ऐसे फ्रेंड्स फैमिली में डरा रहे, भाई इंटर में क्या होता है, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो कराया जा रहा है वो आपको साथ साथ करना है, कोई और स्ट्रैटेजी नहीं। जैसा फाउंडेशन में आपने कैसे करा मुझे नहीं पता, लेकिन इंटर हो चाहे 11वीं 12वीं हो, चाहे हम लोग फाउंडेशन में हैं, जो आपका क्लास में चल रहा है, आपकी 4 घंटा क्लास चल रही है, घर जाके 4 घंटा पढ़ लो। जब जब टेस्ट हो रहा है टेस्ट दे दो। अगर आप इस टाइमलाइंस को, फिर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं तो हमें अपने आप आइडिया लग जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10 किताबें फॉलो नहीं करनी है, यूट्यूब पे बहुत डेटा होता है। जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटे हमारे, जो हमें पता होता है यूट्यूब यहाँ देख रहे हैं, आप जितना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करोगे उतना लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी आपकी। नो डाउट यूट्यूब से डेटा बढ़िया और ठीक है, और वो 1% कैटेगरी बच्चा होता है जो उसको इम्प्रोवाइज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाता है, नहीं तो बच्चा घूम जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट क्लास में इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। जो क्लास में हो रहा है घर जाके देख लो भाई उसको बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बच्चे? एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, आपका सारा का सारा डेटा डेटा सिर्फ हम आईसीआई का रेफर करेंगे, आईसीआई के आरटीपी एमटीपी, अब आप सबको पता है एमटीपी पीवाईक्यूज क्या होते हैं। ठीक है? और क्वेश्चन कितने ही निकलने को निकल सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव मैनर में हम लोग क्या फॉलो करेंगे बच्चे, जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल। ठीक है बच्चों? चलिए, सो लेट्स बिगिन। आपकी आज जो मैं क्लास ले रहा हूं वो किसके ऊपर है बच्चे? टैक्सेशन के ऊपर। एंड इट वुड बी नोट्स ओरिएंटेड। तो यहीं से ही आपके ना बच्चे नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बुक्स ना बहुत ज्यादा है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत वास्ट होता है, हर चीज नोट्स में होगी क्रिस्प समझी हुई। आपके लिए नोट्स ही लास्ट डे पे आप फॉलो करो। ठीक है बच्चे? अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं होगा, बट टैक्स में बहुत रिगरस अच्छे अच्छे डिजाइन से आप नोट्स बनाइए। फिर घर जाके बुक भी रीड करिए, कुछ आपको लग रहा है एक दो पॉइंट ऐड करने खुद करने, बिल्कुल खुद भी करो। समझ रहे हो? एक अपना टच भी देना जरूरी है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो मैंने आपको ना पैटर्न सारा बता दिया। सो अब देखते हैं, आप बच्चों ने सुना भी होगा कि सर टैक्सेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कुछ सुना है बच्चे? पास हो जाओ। हाँ जी, क्या क्या होता है भाई? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अरे सर उस पे मैं पहले नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो अभी। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बट मेरा आपसे पहले सवाल है कि ये टैक्स क्या होता है? अगर मैं अभी आप सभी बच्चों को बोलूं कि बेटे आप एडू जंक्शन में आए हो और आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 5-5 हज़ार रुपए सभी बच्चे निकालो टैक्स, तो क्या आप अग्री करते हो? अग्री कर रहे हैं बच्चे? नहीं? बेटे ड्रॉर से गन निकालो, फिर अग्री कर लोगे? फिर भी नहीं? ओ, आपके पास भी गन तो नहीं? ठीक है। तो बेसिकली आप समझो, जैसे मूवीज में देखते हैं वो कुछ गुंडे होते हैं, शॉप पे जाते हैं, है ना, और हर शॉप से क्या कहते हैं, हर दुकान से भाई पैसे देनी, तो उसकी पिटाई करने लग जाते हैं, हफ्ता बोलते हैं ना उसको। समझ रहे हो? क्या लीगल है क्या वो? सरकार कहती है कि जिस जो ले सके ले लो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो क्या मेरे पास पावर है आपसे टैक्स लेने की? हाँ? नहीं, किसके पास पावर? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को किसने दी है पावर? किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? आपने देखा कई बार, अभी तो अवेयरनेस ज्यादा रहती है बच्चों की, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, तो बोलते थे सरकार के पास पावर किसने दी? तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप कभी डिबेट देखी हो तो आर्टिकल के तहत हमारे पास ये पावर है, ये बहुत सारी बातें चलती। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या चीज है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत देश में टैक्स लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने बोल दिया तो टैक्स लग रहा है, वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ठीक है? एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि ये जो टैक्स होता है बच्चे, आई विल से, कैन आई से, दिस इज रेवेन्यू ऑफ, किसका रेवेन्यू होता है ये? कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट। सो इट इज रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? कुछ भी हो सकता है। आप बर्गर खाते हो ना, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाता है, तो उसमें स्टेट पे भी जाता है। समझ रहे हो? वो तो देखेंगे अभी।
तो भाई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है तो खर्चा किसका है बच्चों? रेवेन्यू इसका, तो कोई तो खर्चा कर रहा होगा। कौन? किसका एक्सपेंस? हम्म। कहने से जो भी इंसान टैक्स पे करता है, अगर आप मैकडोनल्ड्स पे खाओगे तो टैक्स क्या मैं कह सकता हूँ? एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ, अगर आप मैकडोनल्ड्स में खाओगे तो टैक्स का बर्डन किस पे जा रहा है? आपके ऊपर जा रहा है ना? तो खर्चा किसका हो रहा है? टैक्स पे है। ठीक है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे? एक्सपेंस ऑफ। ऐसे तो मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो मेरी भी उम्र बन गई है। एक बार बच्चे अनम्यूट कर लेना, एडू मैम का ही। हम्म। ठीक है बच्चे। तो अब मेरा सवाल है कि आप जब बर्गर खाते हैं तो कितना टैक्स लगता है? ओहो, रुचिका जी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, ये वाली मिठाई इज वेरी स्पेशल बिकॉज पास होने की मिठाई अलग है। प्रियंका तो मुझे लगा क्या हो गए। हाँ, इसका भी 9 नंबर से रह गया। हाँ नहीं, पर क्लियर सही है, मतलब तूने लिखा था क्लियर नहीं हुआ। वही दोनों की एक्सपेक्टेशन थी ना। अरे कोई बात नहीं यार, 4 पेपर निकल गए, बहुत बड़ी बात है ना? वो चीज है। एक बार आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है? बच्चों मिठाई खा लो।
रुचिका जी के दोनों ग्रुप्स निकले इंटरमीडिएट के ना। चलिए, ऑनलाइन में भी कनेक्टेड है ना बच्चे। हाँ जी। गुड गुड डिसिप्लिन। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ठीक है, क्या नाम है आपका? आयुष। हम धीरे धीरे याद होगी सबके नाम। ठीक है, तो सपोज करो कि एक्सपेंस टैक्स पेयर का है, बट अगर अब मैं आप बच्चों से पूछूं आपने कोई टैक्स पे करा है? कभी पे करा है? कौन सा? इनडायरेक्ट, है ना। छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर भारत देश में आपकी इनकम होगी ना, दो टैक्स लगते हैं बेटे। इनकम होगी तो टैक्स लगता है। क्या मैं आप सभी बच्चों को बोल सकता हूँ कि अभी आप सभी बच्चों की इनकम क्या है? जीरो। तो उस पर टैक्स भी कितना है बच्चे? जीरो। ओके, है ना। तो भाई अगर इसको ना लिखना मत अभी, जो मैं इधर लिख रहा हूं, तो अगर आपकी इनकम ही जीरो है तो टैक्स जीरो है। पर क्या मैं कह सकता हूँ कल को जब आपका सीए हो जाएगा, सीएमए हो जाएगा, तो आप अर्न करोगे, तो अगर इनकम हुई तो क्या टैक्स भी लगेगा? यस। बट एज ऑफ नाउ यू आर नॉट पेइंग टैक्स। तो भाई टैक्स नहीं दे रहे आप, लेकिन कौन सा टैक्स दे रहे हो जो आपने बोला था? इनडायरेक्ट। मेरा आपसे सवाल, क्या टैक्स देना आपको अच्छा लगता है? देना चाहिए टैक्स? देना चाहिए? सृष्टि जी, टैक्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए? सो क्लियर। तो बच्चे डेवलपमेंट कैसे होगी फिर? कह रहे डेवलपमेंट होती है जी, पर्स में पैसे होने चाहिए हमारे। हाँ, कैसे होगी डेवलपमेंट फिर सृष्टि जी? बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहिए। और दिव्यांशी जी, टैक्स, आपका नाम दिव्यांशी है? दिव्यांशी, हाँ, टैक्स देना चाहिए? लिटिल लिटिल अपनी मर्जी से जितना भी हो, जैसे मंदिर में दान पात्र है अपनी मर्जी से देंगे हम। हाँ। और इधर इधर क्या नाम था दोस्त? साहिल। साहिल जी, टैक्स देना चाहिए? देना चाहिए। गुड, साहिल इज अ वेरी गुड बॉय। तो मतलब अभी देखेंगे आगे, डेवलप करेंगे। तो जो इंसान टैक्स दे रहा है, आप समझो कि अगर ये टैक्स देगा, मान लो साहिल जी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि टैक्स हम पे करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर है, पे करा, तो इससे रेवेन्यू किसका हुआ? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट क्या करती है इस रेवेन्यू का? आ गया गवर्नमेंट का पैसा, अब मोदी जी अपने घर ले जाएंगे। हाँ, डेवलपमेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या वेलफेयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आप बोलेंगे सर क्या ही वेलफेयर हो रहा है बेटे, रोड, डैम, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, ये सारा का सारा जब आप टैक्स देते हो तो ही तो रेवेन्यू होता है और तो ही तो वेलफेयर होता है। जैसे अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, आपने अभी वोटिंग करी थी अभी दिल्ली में। अभी क्या 18 कितनी एज है बच्चों की? 18 हो गए हो या 17 के हो गए? किसी बच्चे ने वोट करा था? करा था पूजा जी, किसको वोट करा आपने? बीजेपी को करा? क्यों, आपसे गलती क्यों हो गई है? आप हाँ? नहीं तो सीरियसली मेरे को ना झाड़ू का बटन दिखा ही नहीं वहां पे, और टाइम वहां पे लाइन लग गई थी, मैंने भूल गई। ओहो, ये तो पहली बार मेरे को मतलब ऐसा लगा कि बहुत ही गलत हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, ये तो। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आपने सुना मोहल्ला क्लिनिक बनाया था? किसके पैसों से बना था? टैक्स पेयर के पैसे से। आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी, मतलब कई बच्चे तो अगेंस्ट ही होते हैं केजरीवाल जी के, पर इसलिए मैं उनको और जी बोलता हूँ क्योंकि सही रहता है फिर। ठीक है, तो बीजेपी को सपोर्ट करते हो वैसे, या आम आदमी पार्टी को? बीजेपी। वेरी गुड, और आप टैक्स ही नहीं दे रहे थे आप। ठीक है, बीजेपी सपोर्टर कितने बच्चे? वेरी गुड,
यार तू यार हमेशा ही ऐसे करता है, डराता है यार तू है। ठीक है, और ऑनलाइन में हाँ जी सरकार। कोई एक भी है बेटे आम आदमी पार्टी का? है जी? ऑनलाइन में एनीवन? गीतिका जी, ज्योति, राज, राजन, सत्य, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? ए पॉलिटिकल। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, आप ये समझिए कि अगर आप खर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, कोई भी सरकार हो सकती है और उससे वेलफेयर होती है। और हमारा बीइंग एन इंडियन फिर ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि हमें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स देंगे तो ही वेलफेयर होगा। क्यों नहीं? और अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो वेलफेयर नहीं होगा। दिल्ली के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना साफ नहीं है, तभी वोट दिया ना आपने बीजेपी को। तो अब आप टैक्स भरेंगे यमुना साफ करने के, या थोड़ा 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 साफ हो जाए? यमुना साफ कैसे होगी? टैक्स के पैसे से ही होगी ना। तो हमें टैक्स पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो जो इंसान टैक्स पे करता है वो अच्छा इंसान है, और जो टैक्स पे नहीं करता वो अच्छा इंसान है या नहीं है? हाँ है। जैसे सपोज करो सृष्टि जी, आप टैक्स पे करोगे तो आप अच्छे इंसान है, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी अच्छे कह रहा हूँ। कह रहे मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो मैं अच्छा इंसान हूँ, और अगर मैं टैक्स पे नहीं करता तो मेरे को तो बुरा बना लो बेटे। ठीक है, बट एक नॉर्मल चीज तो ये है भाई, जो टैक्स पेयर है वो कहते हैं अरे यार मतलब हम अच्छे हैं, और जो नहीं पे कर रहा वो नहीं कर। पर आप सभी बच्चे अभी देखिए, आप मुझे बताइए सभी बच्चे अग्री करते हो टैक्स पे करना चाहिए? ठीक है, तो मैं एक बार आखिरी वाली लाइन बोलूंगा, अगर आप टैक्स पे करते हो तो अच्छे इंसान हो, नहीं पे करते तो आप बुरे इंसान है। 10 मिनट बाद देखते हैं आप अच्छे हैं कि बुरे। ठीक है बच्चे? तो सर मतलब क्या करोगे सर इसमें, आइए जरा। ठीक है, इसी बात पर दोबारा आऊंगा। तो भारत देश में ना बच्चे, दो लेवल पर टैक्स कलेक्ट होता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बता सकते हो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन बता सकते हो क्या होता था? बस इसमें कुछ होता था ना, बर्डन ऑफ टैक्स। सुने भी? बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी shifted to another person। मतलब भाई जो भी टैक्स है ना उसका बर्डन शिफ्ट नहीं होगा सर। मतलब अरे छोड़ो ना इसको, नोट्स बन रहे हैं बेटे तुम्हारे, अभी समझा दूंगा सारी बात। और सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी shifted to another पर्सन। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स। भाई वो जो जीएसटी है ना वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो है उस दुकानदार के ऊपर, पर वो बिल में लिख के तुमसे कलेक्ट कर लेता है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा चल रहा है अभी के टाइम पे? वैसे तो बहुत सारे, पर जीएसटी कॉमन दिख रहा है आपको। और जीएसटी में टेक्निकली वो जो टैक्स है वो बेचने पर है, जो सेलर है, इट्स नॉट ऑन अ बायर। लेकिन सेलर इनवॉइस पे लिख देता है कि मैंने तुम्हें ये बेचा है, ये टैक्स है, और आपसे कलेक्ट कर लेता है, शिफ्ट कर देता है वो। समझ रहे हो? पर देखेंगे बच्चे, एक छोटा सा जिस दिया अभी मैंने, ठीक है, तो एक बार देखना कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी। ठीक है सर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट पढ़ेंगे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो आपके ऊपर अभी नहीं लग रहा, पर आपके पेरेंट्स के ऊपर लग रहा होगा। मे बी आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, रेंटल इनकम होगी, वॉट एवर। अगर आपको इनकम हो रही है तो आपने क्या पे करना है बच्चे? टैक्स पे। क्या मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चों की इनकम जीरो तो भी टैक्स भी जीरो? ठीक है साहब, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये 2017 में आया था बच्चे। समझ रहे हो?
ये कब का आया हुआ है? 1961 में। इसका ही मतलब क्या होता है बताऊंगा। और वो कब आया था? 2017। उससे पहले सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज होता था, बहुत सारे एक्ट। जब हम लोग अपने टाइम पे सीए कर रहे थे तो तब जीएसटी नहीं था, समझ रहे? तो दूसरे एक्ट पड़े थे। मुद्दे की बात ये है भाई, आपका ये भी 50 मार्क का है एग्जाम में, और आपका जीएसटी भी कितने मार्क्स का होगा बच्चे? 50 मार्क्स। ओके। अब अगर मैं एक जनरल बात करूं, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? टैक्स ऑन इनकम। ये भी नोट भी करना होगा बच्चों, ठीक है? और ये जो है, ये किस चीज पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज पे लगता है वैसे? गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विसेज। क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे, वैसे वो इनकम टैक्स की बात है पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। सो दैट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चे? कि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, समझ रहे हो? ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एज्यूम जीएसटी, क्या ऐसा होता है कि अगर आप साइकिल पे जाओगे बर्गर खाने तो बर्गर के ऊपर रेट अलग है, मर्सिडीज में जाओगे तो रेट अलग है, अंबानी जी मैकडोनल्ड्स ऑर्डर करेंगे तो जीएसटी रेट अलग हो जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है बच्चे? रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब भाई तुम्हारी इनकम जो मर्जी हो, टैक्स जो है वो सेम चलता है। कहिए बच्चे, क्लियर है? तो बेसिकली मैंने अभी आपके साथ में बहुत ही बेसिक लेवल की डिस्कशन करी है कि टैक्स होता क्या है, डीटी और आईडीटी क्या होता है, और इसमें इनकम टैक्स पढ़ना है, उसमें ये पढ़ना है, और इसका ये मतलब है। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो इसको एक बार नोट कर लीजिए बच्चे पहले तो, फिर आगे बढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में भी बच्चों को क्लियर है? ज्योति जी, राजन, गीतिका, क्लियर है बच्चे? ओके। इधर सक्षम एंड ओके, कर लिया नोट बच्चों ने? अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज करो, आज जैसे मान लो सक्षम और काव्य की बात करते हैं, तो सक्षम जी सीए करने के बाद जॉब करने का प्लान है या बिजनेस या कुछ? हाँ, 1-2 साल जॉब फिर बिजनेस, जैसे कुछ ऐसा सोचा तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट क्या फैमिली में बिजनेस है जॉब? अच्छा, ताऊ जी का क्या है? अच्छा, ओके, चलो सही है। तो सपोज करो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आपके साथ वो करेंगे। मान लो सक्षम जी ना सीए बन गए, और सक्षम जी ने ना, भाई इसका बिजनेस है, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस चल रहा है, ठीक है? सीए करने के बाद कुछ भी करो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहले का जमाना होता था नौकरी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो? जो भी चीज सही कर रहे हो आपको वो करना चाहिए। सो सक्षम जी का सेल्स बिजनेस चला रहा है भाई, और सक्षम जी का सेल्स कितना है? 100 करोड़। और सक्षम जी का कॉस्ट धंधे से कितना आ रहा है? 40 करोड़। क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं? प्रॉफिट इज 60 करोड़। ये हर साल की बात कर रहा हूँ, हर साल 60 करोड़ कमा। तुम्हारे हिसाब से इसके ऊपर कोई टैक्स लगता होगा? लगता है। इंडिया में ना जनरली कितने परसेंट टैक्स लगता है? 30%। तो आप सोच के देखो, पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट लग रहा है, इनडायरेक्ट?
डायरेक्ट है भाई, इनकम टैक्स है, इनकम कमाइए आप, समझ रहे? तो इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स बोला जा रहा है उसे, और ये तेरे को खुद भरना पड़ेगा। यानी कि 60 करोड़ कमाए तूने, 60 करोड़ का 30%, 18 करोड़, आपकी पॉकेट में 60 करोड़ थे, आपने उसमें से निकाले 18 करोड़, आपने सरकार को पे करे, पॉकेट में कितने रह गए? 42 करोड़। लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत सारी टैक्स प्लानिंग होती होगी, नहीं होती? बिल्कुल होती। और भाई ये धंधा कर रहा है, इसके पास इतना टाइम थोड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, इंस्टीट्यूट का जो भी टैक्सेशन मैटर्स होंगे, अकाउंट्स के मैटर होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता बच्चे, आउटसोर्स कर रखा हमने, समझ रहे हो? चाहे मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक है, मैं तो काम ही यही है, टैक्स का सब पता है, अकाउंट्स का पता है, बट टाइम भी तो होना चाहिए। तो भाई का भी कुछ बिजनेस चल रहा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसने क्या करा बच्चे, उसने ना अपना सारा काम, काव्य की स्पेलिंग सही है पर है क्या वैसे? ओके, काव्य, ये लेना काव्य हो जाएगा तो फिर थोड़ा ना, मेरा तो कुछ नहीं, सक्षम तेरे को बहुत मजाक उड़ाएगा। ठीक है, तो काव्य, तो काव्य की अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है। और सक्षम ने बोला कि भाई टैक्स का मैटर तू ही देख लिया अगर मेरा, ठीक है, काव्य की अपनी प्रैक्टिस है, तो उसने बोला ठीक है मैं देख लूंगा। और आप मुझे बताइए, सक्षम ने बताया भाई मेरा ना प्रॉफिट इतने का है, तो काव्य ने सीधा सीधा बोला देख इसके ऊपर ना 30% टैक्स है। 30% टैक्स का मतलब अमाउंट कितना आएगा पता है बच्चे? हाउ मच? 18 करोड़, 18 करोड़ का टैक्स है। और इसका मतलब सक्षम के पास इसके बाद कितने बच जाएंगे? 42। और सक्षम ने बोला अपनी फीस भी बता दे भाई तू। तो काव्य ने बताया फीस मेरी ज्यादा नहीं है जी, 20 लाख रुपए लूंगा बस, ठीक है जी। बट जैसी सक्षम को पता लगा ना, वो बहुत उदास हो गया। सोच के देखो बेटे, एक बंदे की जेब में 60 करोड़, और उसमें से कितना टैक्स निकल जाएगा? 18 करोड़। आप सोच के देखिए, वे आप टू पे, ठीक है। तो जैसे ही ये काव्य के ऑफिस से बाहर आया ना, एक और ऑफिस था बेटे, सृष्टि जी का। और सृष्टि जी ने बोला सक्षम को क्या हो गया, बहुत उदास लग रहे हो? उसने बोला 18 करोड़ का टैक्स लग जाएगा मेरे को। तो सृष्टि जी ने बोला एक स्कीम है मेरे पास, मैं बताती हूँ, समझ रहे हो? और वो स्कीम क्या थी बेटे? सृष्टि जी ने बोला देखो, आपकी सेल्स तो 100 करोड़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगी इसमें कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 करोड़। तो सक्षम बोला कॉस्ट बढ़ा के टैक्स बताने का क्या लॉजिक है भाई? ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं, लेकिन आपका एक्चुअल कॉस्ट यही है, बट दिखाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। और सक्षम बोला ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा ना बताया जाता, यही तो लर्निंग है, यही तो सीखोगे आप अभी, यही तो टैक्स प्लानिंग है। तो आप मुझे बताइए उस हिसाब से कितने रुपए का प्रॉफिट आया बच्चे? और इस हिसाब से सक्षम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 6 करोड़। और सृष्टि ने बोला मेरी फीस कोई लाखों में नहीं है, 2 करोड़ रुपए लूंगा। जो मैंने फायदा करा दिया ना, 2 करोड़ रुपए की फीस। सक्षम जी, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके पास जाएंगे या सृष्टि जी? आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइएगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा है, कल को आप बिजनेस करोगे, आप कौन से टैक्स प्रोफेशन के पास जाएंगे? काव्य के पास जाएगा कोई? काव्य के पास जाओगे तो कितना टैक्स लग रहा है? क्योंकि वो तो बोल रहा है कि टैक्स पे करना चाहिए, 30% है, टैक्स पे करना चाहिए। और सृष्टि की स्कीम लगा रही है, और कितना टैक्स लग रहा है? 6 करोड़। आप मुझे बता दो, एक भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा जो काव्य के पास हो। समझ रहे हो? और इससे क्या होगा? काव्य कहेगा यार आते तो है मेरे पास सारे, पर दोबारा मैं फोन करता हूँ उठाते ही नहीं। और सृष्टि जी का ऑफिस बढ़ता ही जा रहा है, पहले ग्राउंड फ्लोर पे था, फिर फर्स्ट फ्लोर, ग्रोथ होती जा रही है। और काव्य जी सृष्टि जी को खुद बता रहे हैं पता नहीं कौन मेरे क्लाइंट मार रहा है। आप मुझे बताइए, विल देयर बी एनी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस है बाहर, वो किसी टैक्स प्रोफेशन में जाएगा, ही विल चूज ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। और जब काव्य को ये बात समझ आएगी ना कि ऐसे चल रही है दुकान, तो वो भी तो स्कीम ही लगाएगा ना भाई। आप बैठे रहोगे कैसे?
तो बेसिकली काव्य को भी अपनी नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा और ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं क्लाइंट का टैक्स बचा सकूं। टैक्स निकालना कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं होता। अभी गूगल पे डाल दूंगा ना 15 लाख की इनकम पे टैक्स कितना है, 2 मिनट में निकल जाएगा, कैलकुलेटर बने हुए हैं उसके। अब ये समझिए, टैक्स इट्स नॉट अबाउट कि हमको टैक्स निकालना आ गया, 4 क्लास में सीख जाओगे आप टैक्स निकाल। मेन चीज क्या है, प्रॉफिट निकालना मेन चीज है, इनकम निकालना में उसके अंदर मैनिपुलेशन हो। तो आप मुझे बताइए, जब कल को आप सीए बन जाएंगे आप सभी बच्चे, तो मार्केट में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट? ही विल कम टू यू एंड से मुझे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें या मुझे कम से कम पे करें। और उसकी मदद कौन कर रहा है इस चीज में? आप सब, आप सभी करोगे ना। तो आप सभी की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो? और आप सभी की वजह से वेलफेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो आप सबकी वजह से यमुना साफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और वोट तुमने तभी दिया है, ये बीजेपी करेगी साहब। तो आप सभी बच्चे अच्छे इंसान है या बुरे इंसान? करे यमुना साहब होना है वो हमने बोल दिया, पर हम तो अच्छे हैं इधर। हाँ सृष्टि जी, आर यू अ गुड पर्सन और नॉट अ गुड पर्सन? अच्छा, नॉट आगे मैं लगा देता हूँ। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप जब मार्केट में जाओगे, भाई साहब टैक्स जमा कराने नहीं जा रहे तुम किसी का, ठीक है, आपके पास जो भी आएगा वो ये बोलेगा भाई मेरा टैक्स बचा दे भाई। समझ रहे हो? अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं इतना ही लगता है, वो किसी और के पास जाएगा। एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप एक लीगल तरीके से कर रहे हो या इलीगल तरीके से। सिंपल सा एग्जांपल, जोमेटो से सबने खाना ऑर्डर करा है, ठीक है। अगर मैं जोमेटो पे ऑर्डर ले चुका हूं और सिर्फ मैं प्लेस ऑर्डर और पेमेंट कर दी और मैंने कूपन कोड ही नहीं देखे, तो ये तो नॉलेज का ही फर्क है ना भैया। एक बात बताइए, आप जोमेटो पे जाते हैं, अप्लाई कूपन पे जाते हो, यस, लेकिन तो इनकम टैक्स भी ऐसे 1 करोड़ कूपन है आपके पास। जब उन कूपन की नॉलेज होगी आप लोगों का अमाउंट बचवा दो। यही तो चल रहा है। जोमेटो पे 4 कूपन है, मैं बोल दूं इनकम टैक्स के 5 करोड़ कूपन है, कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं कुछ। जितनी आपकी एक्सपर्टीज उतना कूपन समझने की बात है। तो आप तो लीगल तरीके से कर रहे हैं ना। और सरकार खुद बोलेगी ये कर लो टैक्स बच जाएगा, ये कर लो। जैसे आपने सुना होगा एलआईसी कर लो, एलआईसी सुना है? एलआईसी कर लो, टैक्स बच जाता। समझ रहे हो? इसी तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है टैक्स, गवर्नमेंट को पता है आपको टैक्स बचा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज कि आप कितना उसको लीगल तरीके से करते हो और कब वो एथिकल रहता है कब नहीं रहता है, ये तो पर्सनल चॉइस। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? जैसे कि अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं कि देखो बच्चों टैक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा, होली दिवाली पार्टी भी करेंगे, पर बेटे रिजल्ट की गारंटी हम नहीं लेते, गारंटी तो इनका होता ही नहीं है। पर बेटे कोर्स कंप्लीशन ना, आपका पेपर कब होगा, नवंबर में? कब पेपर होगा तुम्हारा? नहीं सॉरी, जनवरी में, है ना? तो 31 दिसंबर कोर्स कंप्लीट करा, चलेगा? 2 जनवरी को पेपर है, 31 दिसंबर चलेगा? कैसे कैसी बातें कर रहे हो जरा, पहली क्लास है आज। तो भाई हमें पता नहीं है क्या कब कराने कोर्स कंप्लीट? मेरे को पता है ना व्हाट एग्जैक्टली यू नीड, और वी हैव टू कमिट टू दैट। हमें करना ही करना है उस चीज को, चाहे ज्यादा घंटे लगे कम घंटे लगे जो भी लगे। एक जब तक आपको डिलीवर नहीं करोगे, इसी तरीके से जब कल को आप सीए बन जाओगे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो है टैक्स बचाने की भाई, तो आप सभी के सभी टैक्स बचा रहे हो। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो एक तो अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो लिखना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, जैसे एक इनकम टैक्स की बात करता हूं पहले मैं। ठीक है, जैसे सपोज करो, मान लो ईशान जी जो है, ईशान जी का सीए हो गया,
और ईशान जी की जॉब कहाँ लगी है? इन्फोसिस। इन्फोसिस पता है सब बच्चों को? आईटी कंपनी है। और ईशान जी जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट जॉब अपनी। और पैकेज है बेटे, ईशान जी कितना पैकेज यू एक्सपेक्ट लाइक व्हेन यू जॉइन फर्स्ट कंपनी? मान ले एचआर राउंड है और बोले व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? 11-12 लाख रुपए। गुड। फॉर हाउ मेनी इयर्स? एक दो नहीं नहीं यार, पर एनम डेफिनेटली आप लोग वर्थ हो, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। बट 10 लाख 12 लाख रुपए का पैकेज डेफिनेटली। ठीक है। एंड ऊपर से आपको बल्कि 5-6 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। आप बताओगे ना एडू जंक्शन से पढ़ा है, तो और ज्यादा मिलता है, समझ रहे? ठीक है। सो बेसिकली इन्फोसिस ने ना 12 लाख का पैकेज फिक्स करा ईशान का। मेरा आपसे सवाल, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, नौकरी कर रहा है ईशान, और साल का पैकेज कितने का? 12 लाख। महीने के कितने आ रहे होंगे आपके हिसाब से? 1 लाख रुपए। अब मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल है। क्या ईशान जी की इनकम हुई है? इनकम है ये? बिल्कुल है। इनकम तो है सर। कितने रुपए की इनकम हुई है ये वैसे? 12 लाख। और आपको इतना बता दूं, सिर्फ इतने में 12 लाख जो लिख दिया ना, 12 लेक्चर लग जाएंगे मेरी सैलरी समझाने में आप। अगर इसको 12 लाख के साथ साथ एक टीवी मिल जाता तो, 12 लाख के साथ साथ बाहर का ट्रिप मिल जाए तो, 12 लाख के साथ साथ ही ऑफिस में कॉफी पी रहा है तो, एक एक चीज का वैल्यू एडिशन चलता जाता। समझ रहे हो? तो अभी तो मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन सैलरी के अंदर 12 लेक्चर लगेंगे बेटे, वो देखेंगे अभी। ठीक है, मुद्दे की बात ये, इनकम है, बहुत अच्छी बात है सर जी, 12 लाख रुपए की इनकम है। क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? जी हाँ लगेगा। लेट सपोज, मैं ऐसे एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, मान लो 2 लाख का टैक्स है, तो भाई की जेब में कितना आया था? 12 लाख। और एक कंपनी को बोल रहा है 12 लाख है, तो तुम जाके 2 लाख जमा करो ना, मेरी जेब में 12 लाख ही रहेगा। ऐसा है क्या? डायरेक्ट टैक्स है ही। इनकम टैक्स में इसी को जमा करना पड़ेगा। 12 लाख पॉकेट में, 12 लाख में से कितने निकलेंगे बाहर? 2 लाख सरकार को जमा होंगे। हाउ मच इज लेफ्ट इन द पॉकेट? 10 लैक्स। तो बेसिकली नेट नेट बैंक में कितना रह जाएगा बच्चे? 10 लाख। कैसे बच्चे? 12 लाख माइनस, बिकॉज द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बताइए, क्लियर है बच्चे? एंड ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब आप मुझे बताइए, ईशान जी आपकी जॉब लगी, 12 लाख का पैकेज लगा, बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में पार्टी देंगे या नहीं देंगे? फर्स्ट जॉब है ना। जनरली क्या करोगे फर्स्ट सैलरी आएगी तो, मतलब कुछ ऐसा सोचा है? तो फाउंडेशन ही क्लियर हुआ है। बट क्या लगता है, क्या करते हो फर्स्ट सैलरी की जब आती है? हाँ, आईफोन? फिर मतलब ऐसा होता है, मतलब मेरे को ध्यान है फर्स्ट सैलरी जब आई थी, मतलब पहले मैं जॉब करता था, तो घर में सबके लिए ना कुछ आप खरीदते हो, एग्जैक्टली। ठीक है, क्लोथ्स या वॉट एवर, किसी के लिए भी, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। ठीक है। तो मान लो ईशान जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले पिज्जा खाऊंगा भाई अपनी सैलरी का। तो ईशान जी कहाँ गए? पिज्जा खाने कहाँ जाते हैं बच्चे वैसे? डोमिनोज? पिज्जा हट जाता है कोई? कम जाते हो? अच्छा लगता है पिज्जा हट आपको? मेरे को नहीं अच्छा लगता, मतलब मजा नहीं आता उसका। ठीक है, तो मान के चल लीजिए डोमिनोज, और डोमिनोज से ऑर्डर करा ईशान जी ने पिज्जा। ईशान जी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज? मीडियम विद चीज, विदाउट चीज? एक्स्ट्रा टॉपिंग? देखो बेटे, नौकरी का पूरा एक्सपीरियंस है मुझे डोमिनोज का। एक पिज्जा मान ले 1,000 रुपए का ले लिया, ठीक है, लार्ज पिज्जा विद चीज। मेरा आपसे सवाल, जब आप डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अब एक एक स्टेप को पकड़ते हैं। आप पहले काउंटर पे खड़े हुए होते हो और आप उसको मेन्यू देख के ऑर्डर करते हो, और वो पहले आपको पिज्जा देता है या पहले पैसे लेता है? पैसे लेता है। जैसे ही पैसे लेगा और साथ में आपको क्या देगा? इनवॉइस। मैं उस इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, पिज्जा अभी तक नहीं आया आपके पास। तो एक पिज्जा उसने बोला 1,000 रुपए का, और टैक्स कोई लगा होता है बच्चे? कौन सा? हाँ, नाम? CGST। मान के चल लो 5% है, 50 रुपए हो गया। हेलो जी तुषार जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सिमरन जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अरे अनिरुद्ध ने भी बढ़िया कर दिया भाई, तेरा मैसेज नहीं आया था, मुझे लगा वो है। नहीं फिर वो जरा कॉलेज का चक्कर पड़ जाता है, कॉलेज भी अच्छा, आ मेरे को लगा पता नहीं अनिरुद्ध का क्या हुआ। चलो गुड। और पूरा खा लो क्या, नहीं नहीं नहीं, डाइट कुछ नहीं हुई नहीं डाइट तो नहीं है वो यार, सुबह से ही चल रहा है यार ये थोड़ा सा। पतले तो हो गए थे। हो गया पहले से। काफी मेरा खा रहे हो। हाँ चलो गुड यार, मेरा तो करा है, मैंने लूज तो करा है। बच्चों इनका ना तुषार का बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी यहाँ भाई, हो सकता है, समझ रहे हो, पहले इनिशियली होता है। सिमरन जी के 4 पेपर निकले और अनिरुद्ध का एक ग्रुप पूरा क्लियर हुआ है ना, वो चीज है, एक बार बच्चों को भी खिला दो। मैं ग्रुप 2 के बाद मिठाई खिलाऊंगी। हम्म, ग्रुप 2 के बाद। ये तो गलत बात है, सर आप कंजूसी दिखा रहे हो आप। कंजूसी की बात नहीं है, तो है अभी इतनी खुशी नहीं है मेरे को। तो ऐसे तो मैडम ऐसे तो चॉकलेट दूंगी फेरवेल वॉशर से। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर इतनी अमीरी का क्या फायदा रिचनेस का कौन सी अगर एक अमीरी, मिठाई नहीं खिला पा रहे हो। रिचेस्ट, आप रिचेस्ट, आप रिचेस्ट रिचेस्ट। आप पता नहीं वो गाड़ी चला रहे थे, कोई वो स्क्रीन ही खत्म नहीं होती थी उसका डैशबोर्ड पे। मेरी गाड़ी थोड़ी ना, कौन सी गाड़ी थी वो? XUV7। हम्म, मैंने कहा सिमरन जी ने घर में लगा गाड़ी ले वो ली भी है। 5 मिनट की गाड़ी थी पापा ने, हाँ उसमें भी उनको जरूर धक धक हो रही थी। हाँ, चलो सही है। बाकी मुझे बच्चों 10-15 मिनट दो, नीचे होना तसल्ली से। अरे वो तो दोस्त ने ये तो पार्टी जा रही है। बिल्कुल, अभी अभी आएंगे, अभी करते हैं प्लान अभी। आओगे नेक्स्ट टाइम। हैं जो वो बात थी 1 लाख रुपए की, नंबर तो आए नहीं। बस 10% दो कुछ। लैविश पार्टी। लेविश पार्टी बिल्कुल होगी, आप सभी बच्चे डिसाइड करिए कहाँ आप दे रहे हैं पार्टी, आई विल बी देयर। हाँ हाँ, अभी अभी क्या टाइम हुआ है? लंच का टाइम हो रहा है वैसे भी। हाँ सही बात है, लंच करके खाएंगे। 1 बजने वाले हैं ना, बस 1 बजे नीचे आ रहा हूँ मैं, फिर आप डिसाइड कर लो कहाँ पार्टी दे रहे हो, चलेंगे। फिर आ जाओ। पानी ना बार बार वो नहीं होता। रिच 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 बहुत ज्यादा ना बताओ। नवाब क्या ही ले जाऊंगी मैं, यही करने आई हूँ। चलो आता हूँ मतलब, ठीक है जी। सो बेसिकली बच्चे समझना, एक बार बंद कर दिया रिशन, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपने कभी देखा हो सीजीएसटी कितना परसेंट होता है फूड आइटम्स पे, कभी ध्यान दिया? 2.5 होता है। मैंने तो अभी ऐसे कुछ भी रेट लिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, 2.5 करके 5% होता है, बट इट इज लाइक 5% है तो 50, और बच्चे क्या हो गया, एसजीएसटी भी 5%, तो वो भी क्या हो जाता है 50। जब जीएसटी आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था जितना स्टेट को मिलेगा उतना सेंटर में मिलेगा, ठीक है जी। और मैं एक चीज बोलना आपको भूल गया, यहाँ पे टैक्स कितना था बच्चों, डायरेक्ट टैक्स में 2 लाख रुपए, ये किसके पास जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट? ये सारा का सारा सेंटर के पास जाता है भाई। इनकम टैक्स जो है वो सारा सेंटर के पास जाता है, और जीएसटी जो होता है वो आधा आधा हो जाता है। सर ऐसा क्यों बेटे, स्टेट की जिम्मेवारी कम है, सेंटर की जिम्मेवारी ज्यादा है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, कितने रुपए का बिल बनेगा बच्चे, 1100 रुपए। अब आप मुझे बताइए, ईशान जी विल हैव टू पे हाउ मच टू डोमिनोज, 1100। ध्यान से सुनिएगा, इस 1100 की बाइफर्केशन, 1000 रुपए तो डोमिनोज खुद रख लेगा, 50 रुपए किसको देगा, और 50 रुपए जिस स्टेट में दुकान होती है उस स्टेट को जाता है। जैसे दिल्ली का सामने आप मैकडॉनल्ड पे जाओगे तो दिल्ली की सरकार को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी डिटेल बातें देखेंगे। मुद्दे की बात यह है, मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया कि अगर तुम इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। जीएसटी क्यों लग रहा है, लाइक वाई, हर चीज का ना ट्रिगर पॉइंट होता है। अब जैसे आपका क्लियर हुआ है तो ही तो इंटर का फॉर्म भरोगे, तो जीएसटी क्यों लगता है, ऐसा क्या हो गया जो जीएसटी लगा? क्या डोमिनोज वाले ने पिज्जा बनाया इसलिए लगा, या डोमिनोज वाले ने पिज्जा बेचा इसलिए लगा, या आपने परचेज करा, या आपने कंज्यूम करा? व्हाई देयर आर मेनी इवेंट्स, व्हाट ट्रिगर्स जीएसटी, जीएसटी क्यों लगता है, बता सकता? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग। एग्जैक्टली, बेच बेच रहे, दैट इज सेल। खरीदने पे नहीं लग रहा भाई, आप बोलोगे सर जो बेचेगा तो खरीदेगा, हाँ तो ठीक है, वो उससे और फैंसी वर्ड में बोल देता हूं। बेसिकली जीएसटी क्यों लगता है, आप अभी सेल समझिए, पर उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, सप्लाई। अभी जनरली हम सेल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डोमिनोज ने बेचा, अगर एडू जंक्शन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो जीएसटी हमारे ऊपर है। समझ रहे हो? और सिंपल सी बात आपको भी 2 मिनट में समझा देता हूँ।
अगर जीएसटी में आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो जीएसटी हमारे ऊपर है, तो आप क्या चाहेंगे, मैं जो भी फीस है प्लस जीएसटी लगाऊं या छोड़ो ना सिर्फ जीएसटी? क्या कहते हैं? मैकडोनल्ड वाला बर्गर कह रहा है 20 रुपए का बर्गर है, और अगर जीएसटी लगेगा तो 25 का हो जाएगा। तो बिल बनाऊं या रहने दूं? सृष्टि जी, बिल बनाए या रहने दें? बनाए, 25 का हो जाएगा बिल। 5 रुपए का कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ, वो ठीक है, मतलब ठीक है, गुड। और अगर आपने देखा है कभी कभी शादी में जब बैंक्वेट्स बुक होते हैं तो प्लेट सिस्टम होता है, एक एक प्लेट कितने रुपए की चली जाती है, 3,000 की भी चली जाती है भाई, एंड देर इज 18% जीएसटी ऑन दैट। सो इट इज 3,000 प्लस 18%, तो मोटा मोटी आप कह सकते हो 3,500 रुपए। और 1,000 गेस्ट ने आना है, 1,000 प्लेटें लगनी है। आपको क्या लग रहा है फंक्शन नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। मैं एक बार आपको गणित समझा देता हूँ। एक फंक्शन में एक बंदा आएगा, उसकी 3,000 की प्लेट है, और उसमें जीएसटी कितना लगेगा? 500। तो प्लेट कितने की हो गई? बैंक्वेट वाला आपसे चार्ज करेगा ना। एक ऑप्शन तो वो ये दे रहा है, आप मुझे पर पर्सन 3,500 दे दो, और दूसरी ऑप्शन 3,000 दे दो, जीएसटी छोड़ो, आपको बिल नहीं चाहिए, तो क्या करें? कौन सा ऑप्शन ले? एवरीबॉडी टेक्स, अदरवाइज आपकी की तो कस्टमर की तो कॉस्ट बढ़ रही है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? जीएसटी में जो दुकानदार है, द वन हु सप्लाई इज अ कलेक्टिंग एजेंट। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। इन दिस केस ईशान जी डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं तो बर्डन तो उनके ऊपर है, 1,100 रुपए पड़ रहा है। डोमिनोज तो कलेक्टिंग एजेंसी है भाई। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? लेकिन मुद्दे की बात समझिएगा आप जरा, मेरी बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होनी, 5 मिनट में बात को खत्म करेंगे, एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्या डोमिनोज बिजनेस कर रहा है? क्या डोमिनोज बिजनेस कर रहा है? और अगर बिजनेस करता है बेटे, आप अभी अभी फाउंडेशन में इतना कुछ पढ़कर आए हो बच्चे, जो भी बिजनेस करता है उसका ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, क्यों बनता है ना? ट्रेडिंग पीएनएल में आप मान लीजिए एक ही पिज्जा बेचा है डोमिनोज ने, कितने रुपए का सेल प्राइस, कितना मानो? सेल प्राइस कितना है डोमिनोज का? एक ही पिज्जा बेचा, 1,000 या 1,100? 1,000, बिकॉज द सेल प्राइस ऑफ द पिज्जा इज 1,000। आपको क्या लग रहा है, डोमिनोज को पता नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी है? पता होता है एक पिज्जा की कॉस्ट है? नहीं पता होता? पता होता। कितने रुपए मान लो? 400। इसके अंदर सारी कॉस्ट आ जाती है, अवन की डिप्रिसिएशन से लेके, उसमें चीज कितना लग रहा है, उसमें अवन, ब्रेड का कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, लाइट एक्सपेंस, ये सब आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। आपका एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। अगर आप बस पे जाते हो, ट्रेन से जाते हो, ट्रेन की कुछ टिकट होती है, फ्लाइट की टिकट होती है, इट इज ऑल डिराइव्ड विद द लॉजिक। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि कॉस्ट कितने की? 400 की। मुझे बता दीजिए प्रॉफिट कितने का? किसका प्रॉफिट है ये? किसका प्रॉफिट है ये? डोमिनोज का। और मेरा आपसे सवाल, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स सर? ओ बेटे, इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। इनकम कमा रहे हो आप, और एक हेड होता है, उसका नाम होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप कोई भी धंधा करते हो, कल को आप अपनी प्रैक्टिस खोलोगे, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सामने आपको जितनी दुकानें दिख रही हैं, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, मिनीसू, अग्रवाल स्वीट्स, मोमोज, वॉटेवर, सारे के सारे अपनी इनकम निकालते हैं कौन से हेड में? पीजीबीपी। अब मुझे बता दीजिए, डोमिनोज की इनकम कितनी होगी, मतलब 600 की, और 600 पे टैक्स कितना लगता है? लेट्स सपोज 30%। प्रॉफिट पे लगता है भाई टैक्स, टर्नओवर पे नहीं लगता। ठीक है, कहीं आप सोचो 1,000 पे 30 लगा लो, तुम्हारा जो बच गया, जो तुम्हारी इनकम है उस पे 30% लूंगा, 180। डोमिनोज वाले ने ईशान को रोका, उसने बोला ईशान जी रुकिए तो सही, क्योंकि मैंने आपको पिज्जा बेचा, आपने जीएसटी दे दिया, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पिज्जा बेचा, मेरे को प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा, उसका 180 और जोड़ रहा हूं। मुझे बताइए, इज इट अलाउड और नॉट? पिज्जा बेचने की वजह से मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भी टैक्स इससे ले लूंगा क्या मैं? नहीं सर, क्योंकि अब जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। सो कैन यू चार्ज दिस 180 फ्रॉम द कस्टमर? नो, दैट्स योर बर्डन। सो बेसिकली
ये जो टैक्स है बच्चे 180 का, कैन दी burden of rupees 180 be shifted? Can it be shifted? No. Why? Because it is a direct and burden of direct tax cannot be shifted. तो अगर आपको ये लग रहा है भाई मैकडोनल्ड वालों के मजे हैं, इनके ऊपर जो टैक्स लगा शिफ्ट कर दिया, ना भाई, इनकम टैक्स जो लग रहा है वो खुद भर रहे हो। समझ रहे हो? आपको लग रहा है यार कंपनी से तो कोई ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा? जीएसटी आपसे रिकवर करा जा रहा है, पर वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका तो खुद ही देगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक टू स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, एंड आपका कोर्स भी ऐसे ही डिराइव्ड है, और भारत देश के पास रेवेन्यू भी ये दो तरीके से ही है। और आपको क्या लग रहा है कौन से सोर्स से ज्यादा रेवेन्यू आता होगा? आपने कौन सा टैक्स पे करा है? इनडायरेक्ट। अभी तक आप डायरेक्ट टैक्स पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि एक इंसान 25 साल का होगा तब पहुंचेगा। लेकिन अगर एक इंसान का जन्म हो जाता है ना, बच्चे का जन्म हो जाता है हॉस्पिटल में, तो उस बिल पे जीएसटी लगा हुआ है जी। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? एक बच्चे, छोटे बच्चे जो भी कुछ भी नहीं पता, उसके लिए आप टॉयज खरीदेंगे उस पे जीएसटी। ठीक है, सो आप सोचिए कि टैक्स बेस किसका बड़ा होगा? जीएसटी। समझ रहे हो? गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू कौन से सोर्स से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा है। कहिए साहब, क्लियर है? सेलर पे नहीं। लेकिन देयर आर सो मेनी कंज्यूमर, भारत देश के 140 करोड़ जनता कंज्यूमर है। 140 करोड़ जनता अर्न नहीं कर रही है, बट दे आर कंज्यूमिंग। समझ रहे? डोमिनोज को नहीं कर रहा। डोमिनोज कुछ कंज्यूम भी नहीं है। जब ये मैं कराऊंगा, जो भी बिजनेस चेन में है, वो जब प्रोक्योर करता है, जैसे उसने जो ब्रेड खरीदी, अवन जो पिज्जा बेस खरीदा, जिससे भी खरीदा होगा जीएसटी दिया होगा, तो जब मैं आगे आपको बेचा है ना, तो मैं माइनस करके सरकार को देता हूँ। वो कुछ अलग पूरा मैकेनिज्म है, वो उसको आईटीसी बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फाउंडेशन में अपने अगर बच्चों को ध्यान हो, फाइनल अकाउंट्स में 2 क्वेश्चन जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो वाली चीज तो वो है। ठीक है बच्चे? सो इफ आई टॉक अबाउट, मतलब अब ठीक है, हमने एक लेवल पे आपको मैंने यार डेटा दे दिया थोड़ा बहुत। डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है ना बच्चे, इसमें मेरी लेक्चर्स आपके साथ जो लगेंगे, वो लगेंगे 60 लेक्चर्स। ठीक है, 60 to 65। और जीएसटी में 40 to 45। सो जीएसटी इज कंपेरेटिवली लेसर इन टर्म्स ऑफ डेटा। समझ रहे हो? वही 50 नंबर आपके 40 लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पे 50 नंबर कैसे होंगे। और हमारी 2 क्लासेस चलेंगी। मार्च के मंथ में तो हो सकता है एक ही चले, बट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स हम लोग का 1.5 घंटा डायरेक्ट टैक्स, 1.5 घंटा जीएसटी, और जो 1.5 घंटा अकाउंट चलता रहेगा। अकाउंट्स आराम से खत्म 5 मिनट। ठीक है, बस हम लोग को क्या करना होगा, टैक्स का अपना फ्लो बनाना। क्लियर है बच्चे? तो मैं, जब आप मेरे साथ, हो सकता है स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्लासेस होती है टीटीएस होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो उसमें क्या होगा बच्चे, आप मेरे साथ 5 घंटा, 5 साढ़े 5 घंटा उस दिन रहो। ठीक है ना बच्चे? चलिए, एनीवेज लास्ट बात करते हैं, और बस नमस्ते करते हैं जी। उसके बाद बच्चे, ये नोट करा था बच्चों ने, या मैं भेज दूंगा एक बार, फिर नोट कर लोगे, है ना? ठीक है। लास्ट चीज, मैं आपके साथ ना बच्चों, पहले जो स्टार्ट कराऊंगा वो क्या करवाऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट। बहुत सारी बातें करनी है इसमें, बट आज एकदम बेस लेवल पे। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना 2 स्टेप्स होते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। पहले टैक्स निकालूं या इनकम निकालूं? इनकम।
जैसे अकाउंट्स में पहले जर्नल एंट्री डलेगी तभी तो लेजर बनेगा। इसी तरीके से पहले इनकम निकालोगे और उसके बाद टैक्स निकालोगे। इनकम निकालना बड़ी बात होती है, 35 to 40 लेक्चर इनकम निकालने में लगेंगे। टैक्स निकालने के लिए 4 लेक्चर चाहिए और खत्म हो जाता है टैक्स निकालना। सो दैट्स अ क्लेरिकल वर्क। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम लर्निंग कर्व है, सीखोगे उस चीज को, लेकिन व्हाट इज द मेन थिंग, इनकम की प्लानिंग जो हो सकती, ठीक है। और किसी बच्चे को पता है इनकम टोटल कितने हेड्स में होती है बच्चे? कितने होते हैं? 5। फर्स्ट कौन सा होता है? हाँ, एक से नोट्स दोस्त, मैं ना एक बार ना टेलीग्राम का चैनल जो मेरा है मैं शेयर कर दूंगा, मैम को बोल दूंगा, और उस पे मैं कंटिन्यूअसली वो डालने लग जाऊंगा। बस ये नोट्स ना बच्चे साथ साथ जरूर बना लेना, समझ रहे हो? मतलब पेंडिंग होगा तो फिर वो होते ही चले जाते हैं, ठीक है बच्चे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे टोटल हेड्स कितने होते हैं बच्चे? 5। सबसे पहला हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर आप कुछ भी कमाओगे, नौकरी करोगे, आप जॉब करोगे, तो मान लो कोई बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं पेरेंट्स, या है ना, तो उनका जो भी अर्निंग है वो कौन से हेड में वो दिखाते हैं उस चीज को? सैलरी में। अब बोलोगे किसको दिखाना है बेटे? भारत सरकार को बताना पड़ेगा। सर खुद वो फोन करके सरकार को, ऐसे नहीं होता बेटे, एक डेट होती है। जिस तरीके से आप एक डेट पे पेपर देने गए थे, उसी तरीके से एक डेट पे हर इंसान ने जो भी कमाया वो सरकार को बताना पड़ता है। सर सरकार भरोसा कैसे कर ले, गलत बोल दे तो? अगर छोटा मोटा 10-15 लाख 25 लाख की इनकम है तो सरकार को नहीं पता लग रहा, लेकिन जो करोड़ों रुपए कमाता है और अगर वो आप गलत बताएंगे तो वो डिटेल्ड चेकिंग में केस चला जाता है। पर आप ये कह सकते हैं कि हर किसी का केस चेक नहीं हो रहा, ठीक है। सो लेट सपोज एक इंसान है, उसकी साल की सैलरी कितनी है, बातों ही बातों मैंने बता दिया। ये जो कंप्यूटेशन बना रहा हूँ ये मंथली नहीं बना रहा, सरकार के पास हर महीने ही बताना मैंने कि इस महीने मैंने ये कमाया, इस महीने भाई साल खत्म कर ले फिर बताओ। अब वो बोलोगे कौन सा साल? फाइनेंशियल ईयर। जैसे अकाउंट्स में चलता था, अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है बच्चे? 24-25। बस आपकी नॉलेज के लिए बोल देता हूँ, टैक्स वाला फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं करता, प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करता। वो लिखवाऊंगा आपको, अभी आप समझिए एनुअल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलो, ठीक है बच्चे। तो भाई की सैलरी कितने की? 12 लाख की। सर और कौन सा हेड होता है? अगर मैं यूएच लिख रहा हूं ना तो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर जी मेरे पास एक घर है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा 50,000 के महीने का, साल का रेंट कितना हो गया? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए कहाँ दिखा दूंगा? हाउस प्रॉपर्टी। सर प्रोजेक्टर किराए पे दे दो, प्रोजेक्टर का किराया हाउस नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का किराया हाउस प्रॉपर्टी जा रहा है? हाउस प्रॉपर्टी घर का, हाउस, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिन्होंने लेट आउट करा हुआ है किसी, ऐसा है? आपने जैसे प्रॉपर्टी या आपने दे रखी है, तो आपको जो भी रेंट आ रहा है वो कौन से हेड में चला जाएगा? अभी मेरे एग्जाम्पल में क्या हो गया था बेटे, 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए यहाँ आ गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सर जी कैपिटल गेन्स क्या होता है? बच्चे एक बात बताइए, आ जाओ, अगर जिस घर में हम रहते हैं, ठीक है, या अगर मैं बोलूं मैंने घर खरीदा 50 लाख का और मैंने उसको बेच दिया 60 लाख, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का? 10 लाख कैपिटल गेन। आप में से कोई बच्चा शेयर्स में इन्वेस्ट करता, स्टॉक मार्केट, अगर आप शेयर खरीदोगे, आपने शेयर खरीदा 10 रुपए का, बेच दिया 15 रुपए का, कितने का गेन हो गया? 5 रुपए का कैपिटल गेन। जो ज्वेलरी आप सबने पहनी हुई है, जनरली बॉयज तो कम पहनते हैं, गर्ल्स ने अगर पहनी हुई है ज्वेलरी, ज्वेलरी हमने खरीदी 20,000 की, 40,000 की बेच दी, तो जो भी प्रॉफिट है कैपिटल गेन। कहने का मतलब है बेच के प्रॉफिट होने पे कैपिटल गेन होता है। तो मान के चल लीजिए मेरे पास एक घर है 50 लाख का, मैंने 60 लाख का बेच दिया, कितने का गेन हो गया बेटे? 10 लाख पर आना। कहिए हिसाब क्लियर है? नेक्स्ट इज
इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म बताओगे भाई? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपके सामने जितनी भी दुकान है सारी की सारी जो बिजनेस कर रही हैं, या फिर प्रोफेशन क्या हो गया, सीएससी या सीएमए का जो आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रोफेशन होता है। और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है, चाहे आप बिजनेस कर लो चाहे आप प्रोफेशनल हो, आपकी इनकम पीजीबीपी में आएगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, कैपिटल गेन भी आपने समझा था। कैपिटल गेन में समझने के बाद एक इंसान है, सामने उसकी एसी की दुकान है, ठीक है, आप देखिएगा बाहर बाहर कोई सान्या इलेक्ट्रॉनिक्स करके है, ठीक है, एसी की शॉप है। मुद्दे की बात ये है, वो कह रहा है यार मैं 20,000 का एसी खरीदता हूँ और मैं 30,000 का बेचता हूँ। ऑब्वियसली बिजनेसमैन यही करता है, ही परचेज एट 20,000 एंड सेल एट 30,000। तो कह रहा है उसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का। सो ही इज आस्किंग, ये तो कैपिटल गेन बन रहा है या नहीं? कैपिटल गेन तो था, खरीदा तो हम बेच दिए, शेयर्स खरीदे बेच दिए, घर खरीदा बेच दिया, तो कैपिटल गेन का पीजीबीपी। जो उसका धंधा है ना भाई साहब, वो पीजीबीपी में जाता है। आपके पास जो ज्वेलरी पड़ी है आप वो बेचोगे, वो कैपिटल गेन, लेकिन ज्वेलरी वाला ज्वेलरी बेचेगा वो पीजीबीपी। डिपेंड कर, हम अगर घर बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन, पर डीएलएफ वाला घर बेचेगा तो पीजीबीपी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपका बिजनेस है उस चीज का, कोई इंसान मोमोज बेच रहा है, मोमोज रेस्टोरेंट्स कोई भी है, ठीक है, वो कहाँ इनकम दिखाते हैं बच्चे, पीजीबी। सो लेट सपोज एक बंदे का 15 लाख का ये है पीजीबीपी, और इसको जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्नओवर थोड़ा ना बात करूँ, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ आपसे। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अगर मैं आप सभी बच्चों को अभी 1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दूं तो आप बुरा तो नहीं माने? हाँ, 1-1 लाख रुपए गिफ्ट करूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, वो एग्जाम्पल गलत हो गया। अगर आप सभी मुझे 1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सृष्टि जी, नहीं है कोई दिक्कत? है दिक्कत? और अगर मैं गिफ्ट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं? क्यों होगी बेटे आपको, फिर तो मुझे ही दिक्कत होगी ना बेटे। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं अभी आप बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूं, मैंने कहा आप बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया, जिसके जितने जितने मार्क्स, ठीक है, उसको उतने हजार रुपए। जैसे कि आपके कितने मार्क्स है, 220, हाँ 223 है, तो 22,300, 2 जीरो आगे लगा के 22,300 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल में नहीं, ठीक है। और जिस जिस बच्चे के जो भी मार्क्स है उसके आगे मैंने 2 जीरो लगा दी। मैंने कहा इतना अच्छा आपने मेहनत करी यार, आपको मतलब एकदम गिफ्ट मिलना चाहिए और ये सब चीजें। मेरा आपसे सवाल, मान लो मैंने आपको इसी तरीके से 22,300 के ऊपर प्रोविजन थोड़ा सा फंस जाएगा, मान लो 1-1 लाख रुपए दे दिए मैंने। क्या दिया मैंने आपको, एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट, सबसे पहला सवाल, क्या गिफ्ट इनकम होता है? आंसर इज होता है। अगर गिफ्ट इनकम नहीं है ना, तो एक काम करना, डेमो के बाद ना बोलना ये जो इंस्टॉलमेंट है ना होली का गिफ्ट है। जब आप नौकरी करोगे ना, आपका एम्प्लॉयर बोलेगा अरे अप्रैल की सैलरी, अप्रैल में देखते हैं फेस्टिवल कौन सा है, ये ले गिफ्ट ले ले। मई की सैलरी, मई का कोई तो फेस्टिवल होगा, ये ले 1 लाख रुपए गिफ्ट ले ले। ऐसे 12 महीने में 12 त्योहार पे गिफ्ट दे दूंगा आपको आपकी सैलरी के नाम पे। बेटे लोग इतनी प्लानिंग कर जाते हैं, बहुत क्रिएटिव है इंडियंस। यहां तक कि ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान, लोग कहते थे हम पर्सन ही नहीं हम भगवान है, तो सरकार ने ये भी लिखा हुआ अगर आप खुद को भगवान भी मानते हैं ना, तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये पर्सन की डेफिनेशन में आए। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, जितनी भी डोनेशन चढ़े, बोले भगवान को चढ़ावा चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, टैक्स लगेगा। आपने देखा होगा मंदिर में दान पात्र हो, उन्हें पैसा जाता है, टैक्स चढ़ेगा। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि जो गिफ्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। और अभी आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि हमारे घर वाले तो हमें जब से हम पैदा हुए गिफ्ट ही तो दे रहे हैं। गिफ्ट होता है व्हेन यू हैव डन नथिंग,
एंड यू आर गेटिंग इन रिटर्न समथिंग। कैन मीन काइंड, जैसे बर्थडे हुआ तो बर्थडे पे क्या कहते हो बच्चे, पेरेंट्स से कुछ डिमांड होती है, चाहिए कुछ, हाँ? तो मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको 11,000 रुपये दे दी, ठीक है, तो ये गिफ्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। पर रिलेटिव से गिफ्ट मिला हुआ टैक्सेबल नहीं होता। पर हम लोग अनरिलेटेड, अगर मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा ना, तो वो पहली बात तो इनकम भी है, और दूसरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड में? अदर्स। आज के टाइम पे बच्चों को सब समझ आ रहा होता है, ड्रीम 11 करके गेम भी खेलते हैं, ठीक है, ड्रीम 11 होता है, केबीसी देखा होगा आपने। और अब केबीसी में देखते हैं कि जो भी इंसान जीतता है, ठीक है, और उससे बेटर एग्जांपल लेता हूँ एक बार। ईशान जी, आपकी सैलरी कितने की थी? 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए कैश में जाएगा, बैंक में जाएगा? बैंक में जाएगा। बैंक क्या पे करेगा इसको? इंटरेस्ट। क्यों? पैसा बैंक में तभी तो रख रहे हो, इंटरेस्ट ही तो कमाओगे। इंटरेस्ट इनकम है, बिल्कुल है। कौन से हेड में? अदर सोर्स। गिफ्ट अदर सोर्स, डिविडेंड्स अदर सोर्स, केबीसी, लॉटरी अदर सोर्स। ऐसे करते करते जो ऊपर के हेड में नहीं आ रहा होता, वो कहाँ आ रहा होता है बच्चे? अदर सोर्स के अंदर। सो लेट्स सपोज इफ इट इज 2 लाख, तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? कितना आ गया मैडम? 45। एंड प्लीज लेट मी टेल यू, हम लोग निकाल रहे टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम नहीं निकली, अभी क्या निकली है बेटे? ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? जीटीआई। ओके। सरकार कहती है अरे भाई, हम देंगे तुमको डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। और कौन सा सेक्शन है बच्चे? ये अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे 80C to 80। गवर्नमेंट को भी पता है टैक्स कम देना चाहते हो, और टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पे। तो गवर्नमेंट कह रही है मेरे कहने से एलआईसी करा ले, मेरे कहने से एफडी करा ले, मेरे कहने से यहां यार पैसा आप ही का है। बट आप समझो, अगर आप अपने पैसे को पॉकेट में रख रहे हो, गवर्नमेंट क्या कहती है, नहीं नहीं, वो अकाउंट उधर प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुला लो, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुला लो, 5 साल की एफडी करा लो, एलआईसी करा लो। तो एलआईसी कराने पे बेनिफिट मिलता। आप में से किसी बच्चे ने एलआईसी कराई? करवाई? करवाई आपने? वेरी गुड। और किसी बच्चे ने? मैंने एलआईसी 8 से 9 करा रखी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से डेथ थ्रेट मिले होंगे। एलआईसी का कॉन्सेप्ट समझते हो आप? इन केस अगर उस इंसान की डेथ हो जाए तो बहुत सारा पैसा एलआईसी दे। और ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है? अगर एक इंसान कमा रहा है, उसके ऊपर 3 डिपेंडेंट है। अगर वो जो इंसान कमा रहा है, अगर उसे कुछ हो गया, तो जो अभी वो इंसान 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, पर अगर उसे कुछ हो गया, तो आप मुझे बताइए फाइनेंशियल बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? दैट्स वाई लोग एलआईसी करते हैं। और मैंने एलआईसी करा रखी है 8 से 10, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो एलआईसी एजेंट है। और जब भी वो कहती है कि बेटे एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, तो मन तो मेरा होता है कि बहुत ही खराब पॉलिसी होगी, एलआईसी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मैं उन्हें बोलूंगा कि नहीं नहीं अच्छी नहीं है, वो है, तो वे थोड़ा सा मतलब, समझ रहे हो? मतलब शादी हो जाती है ना बेटे, तो फिर कभी कोई खाना नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे रहता है। और मैंने इतनी एलआईसी करा ली है कि कभी कभी मुझे डर लगता कि कहीं मेरी वाइफ को ये ना लगे कि जिंदा रहते हुए फायदा ज्यादा है, या अगर तो बहुत ज्यादा एलआईसी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने करा रखी भाई 8-9 एलआईसी, ठीक है। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट कर लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो देखेंगे कौन से उसमें मिलेगी, क्या मिलेगी। मान के चल लो 3 लाख रुपए। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है बच्चे? टोटल इनकम। हाउ मच इज योर टोटल इनकम? 42। और ये जो 5 हेड है ना, ये कहीं ना कहीं आपका इंडेक्स है। सैलरी करेंगे 12 लेक्चर, हाउस प्रॉपर्टी 6 से 8 लेक्चर,
कैपिटल गेन 12 लेक्चर, पीजीबीपी 12 लेक्चर, अदर सोर्स 4 से 5 लेक्चर। सो टेक्निकली ये लेक्चर्स है। देन डिडक्शन भी आपका अलग से एक चैप्टर है बच्चे। फिर ऐसे हम और भी इंट्रोडक्शन की 4 से 5 क्लास चलती है। सो ऐसे करते 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 कंटेंट चलेगा। बताइए क्लियर है बच्चे? तो चलिए लास्ट टाइम मेरे को बस रिवाइज करा दो बच्चे कि हम लोगों का टैक्स कितने टाइप्स के हैं। कहने से दो, सबसे पहला कौन सा? डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड? कैन नॉट बी। और इनडायरेक्ट टैक्स में कैन बी शिफ्टेड। कौन सा प्रोग्रेसिव नेचर था? गुड। और रिग्रेसिव? इनकम के ऊपर कौन लगता है? और गुड्स के ऊपर इनडायरेक्ट। जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है जी। फिर हम लोग ने देखा सर, हमने इनकम टैक्स स्टार्ट करा और इनकम टैक्स में टोटल कितने हेड्स होते हैं? 5। सबसे पहला सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, एंड लास्ट इनके टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई। और उसमें से माइनस क्या हो गया? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर का मतलब मैं सोचना इंडेक्स है। इनकम टैक्स के अंदर भी चैप्टर बोले जाते हैं। चैप्टर 6A कौन से सेक्शन थे? 80C to 80U। और क्या आंसर है आपका? टोटल इनकम। और आखिरी बात बोलूंगा और नमस्ते कर देंगे बेटे। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है ना बच्चे, वो होता है टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल। भाई जब ये निकल जाएगा उसके बाद ही तो टैक्स निकालोगे। क्लियर है? एंड दैट्स क्लियर। इन नेक्स्ट 3-4 क्लासेस यही प्लान है अभी कि आपका टैक्स कैसे निकलता है, वही सारा का सारा। क्लियर है बच्चे? ओके। और ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? गीतिका जी, ज्योति, राज, ऑल क्लियर टिल हेयर? ठीक है बच्चे। तो एक काम करते हैं बच्चे, इतना रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास भी आपकी हो सकता है कल हो, मतलब ऑब्वियसली अभी मतलब चलेंगी क्लासेस तो आपकी चलेंगी, कल होंगी, कौन सी होगी वो शेड्यूल एक बार भेज। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय।